थीसिस और डिसर्टेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जब भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस की होंगी तो आपने एक ओवरव्यू कर लिया होगा पूरे रिसर्च का। जो रिसर्च का पेपर हमारा कई मास्टर्स क्लासेज में भी होता है ऑलरेडी, और पीपीएचडी में तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा एक पेपर करवाया ही जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब ने ये पेपर थारोली पढ़ लिया होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैसे आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं, एक कैसे प्रॉब्लम चुनाव करते हैं प्रॉब्लम का, और फिर उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर आपका होता है, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती हैं, ये सब आपने बहुत सारी बारीकियां पढ़ ली होंगी। मुझे उम्मीद है जब हम सारा कुछ पढ़ लेते हैं, जब हम कर लेते हैं डिसर्टेशन का कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें इस सबको एक कंपाइलेशन फॉर्म में एक प्रेजेंट करना पड़ता है डिग्री अवार्ड करने के लिए। तो मुझे लगता है आप में से कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने मास्टर्स में भी अपना डिसर्टेशन किया होगा। क्या ऐसे कोई हैं, जरा बता सकते हैं? यस सर। आपने मास्टर्स में किया हुआ, ऐसे ऐसे होंगे काफी लोग, और भी हैं कोई? यस सर। किए होंगे, ठीक है। मास्टर्स में हम लोगों ने किया होता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा ये कह सकते हैं कि हमें लगता है कि कैसे ही कंप्लीट हो जाए। जब हम रिसर्च के फील्ड में आते हैं तो हमारा जब एंटायर वर्ल्ड थोड़ा सा बड़ा एरिया हमारा होने लगता है, जब हमारा दृष्टिकोण बड़ा होने लगता है, तो हमारे पास काम भी ज़्यादा होता है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेकर हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो थीसिस और डिसर्टेशन को लिखते समय इसको कैसे लिखा जाए, इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन कौन से चैप्टर हम इसमें इंक्लूड करेंगे, किस चैप्टर को हमने पहले लिखना है और किस चैप्टर को हमने बाद में लिखना है, आदि आदि समस्याएं हम सभी शोधार्थियों के साथ आती हैं। हम भी जब पढ़ रहे होते थे तो हमें भी ये समस्याएं होती थी। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर हमें ढंग से बताने वाला हो, या हमने कोई पहले से, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपने पहले से कोई थीसिस या कोई डिसर्टेशन एक बार उसको स्टडी कर लें, देख लें, तो आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया आ जाता है कि हम किस चैप्टर को कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको आज एक थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल बताऊंगा किसी भी थीसिस के स्टार्टिंग पॉइंट से और उसके लास्ट पॉइंट तक हम उसको कैसे जाते हैं लिखते हुए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बात करेंगे। जो पहला इसमें आता है टाइटल पेज। ये हम सभी की समस्या होती है, टाइटल पेज कैसे लिखा जाए। तो टाइटल पेज की जो मेन बारीकियां हैं वो आपको इसमें दिख रही होंगी। एक मैंने स्पेसिमेन किसी का टाइटल पेज दिया हुआ है। इस वाले में हम जब बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले टाइटल पेज में आपकी जो थीसिस का टाइटल होता है, जिसको हम कवर पेज भी कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास इंक्लूड होती हैं। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम थी या जो आपका टॉपिक था उसका नाम, रिसर्चर कौन थे उनका नाम, आपके गाइड या जो सुपरवाइजर जिसको भी हम कहते हैं उनकी डिटेल, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने किस डिग्री के लिए थीसिस या डिसर्टेशन कंप्लीट किया है। सपोज दैट मास्टर डिग्री के लिए एमए, एमएससी, एमएड या पीएचडी या फिर प्री पीएचडी या पोस्ट पीएचडी, आप जो भी डिग्री के लिए काम कर रहे हैं उस डिग्री का इसमें डिटेल लिखा होता है। और इसके साथ साथ इसमें जो बेसिक जरूरी चीजें होती हैं वो होती हैं आपके इंस्टीट्यूट्स का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी एफिलिएशन है वो सब इसमें डिटेल मेंशन कर दी जाती है। और इसमें एक चीज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपके जो ईयर ऑफ सबमिशन, आपका जो पीएचडी का या जो भी थीसिस का होता है वो इसमें जरूर लिखा जाता है। ये एक नमूना है, जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी इसी को फॉलो करती हो या हर कॉलेज इसी को फॉलो करते हो, बट एक सैंपल है। मोस्ट प्रोबेबल जो अधिकतर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसी चीज को फॉलो करते आए हुए हैं। इसमें कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में एक दुविधा रहती है कि हम अपने यूनिवर्सिटी का जो होलोग्राम है या जो उसको यूज करें या ना करें। तो कई बार इसको यूज करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी कॉलेज के या इंस्टीट्यूट के या जो आपके गाइड के ऊपर है, वो इसमें क्या सजेशन देते हैं। आई होप इस कवर पेज के बारे में आपको कुछ जानकारी समझ में आई होगी। यस सर। नेक्स्ट वन हम इसमें नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो हम वन बाय वन इसमें स्टार्ट करते हैं, वो है सर्टिफिकेशंस। मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो
नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक होता है या जिसको हम कवर लगाते हैं इसमें अपने थीसिस में जब बाइंड कर रहे होते हैं, तो इसमें जो लगाते हैं वो होते हैं सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन इसको कहते हैं। सर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके सुपरवाइजर जो होते हैं, जो गाइड आपके होते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो आपने काम किया था, जो रिसर्चर आप थे, आपने जो भी प्रॉब्लम दी थी उस प्रॉब्लम को आपने उनके अंडर सुपरविजन में ही काम किया और जो भी आपके इंस्टीट्यूट में था उसी इंस्टीट्यूट में रहकर आपने इसको काम किया। तो ये हमारे जो मेनली सुपरवाइजर और जिसको हम आप गाइड कहते हैं, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट लगा होता है। मैं आपको थोड़ी देर में सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रारूप होता है सर्टिफिकेट का और क्या रहता है। तो जब सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट वन इसमें जो टॉपिक आता है या नेक्स्ट वन जो हमारा हेडिंग बनती है वो होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो भी रिसर्चर हैं, जो भी शोधकर्ता हैं, उन्होंने खुद डिक्लेयर करना होता है कि यह कार्य उसने स्वयं किया और यह कार्य उसने जो जो भी डिग्री होनी है उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए किया है और यह जो कार्य है वो कोई भी रिपीटेटिव वर्क नहीं है, यानी मैंने इससे पहले ऐसा कोई कार्य कहीं और नहीं देखा था और किसी दूसरे व्यक्ति का ये काम नहीं है और यह कार्य कहीं पहले किसी दूसरी डिग्री को अवार्ड करवाने के लिए नहीं दिया गया। तो इसमें ये सब चीजें इसमें डिक्लेरेशन के फॉर्म में आती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डिक्लेरेशन खुद रिसर्चर करके देता है। नेक्स्ट में इसमें पॉइंट आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट। डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग इंस्टीट्यूट के फॉर्म में। कई लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट वो अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं रखते हैं, वो लास्ट में इसको रखते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट जहां भी रखेंगे उसका जो फॉर्मेट होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कि आपने जितना भी आज तक का काम किया, जितनी भी आपने पूरी रिसर्च इंटायर अपनी की है, उस रिसर्च में आपने क्या क्या आपके मेनली उसमें हम जो एक कम से कम वर्ड में इसको कोशिश करते हैं कि लिखें, मिनिमम 300, 400 और मे बी मिनिमम 1000 वर्ड में भी आपकी जो थीसिस है अगर बहुत लेंथी है तो उस पर डिपेंड करता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट में जो मेनली पॉइंट आते हैं वो हम ध्यान में हम हमेशा रखते हैं। जब भी आप कभी रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, इन सभी में एक ही चीज कॉमन होती है, वो होती है कि आपके सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव लिख दिए जाएं, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में उसमें बात कर ली जाए। दूसरा उसमें जो मेथोडोलॉजी होती है, यानी मेथोडोलॉजी में आपने जो भी टूल टेक्निक्स यूज की हैं, जो भी आपने सैंपल लिया है, जो भी आपने डाटा कलेक्शन किया है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख दी जाए। और उसके बाद आपकी मेजर फाइंडिंग्स, उसमें जो जो आपने फाइंडिंग प्राप्त की हैं, जो आपको रिजल्ट आया है, वो इसमें लिख दिया जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एब्स्ट्रैक्ट लिखने का। मे बी धीरे धीरे जब आप अनुभव के साथ बढ़ते जाएंगे तो आप इसको लिखना और अच्छे से सीख जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लिखना हर किसी आर्टिकल में, हर किसी रिसर्च पेपर में, चाहे कोई थीसिस लिख रहे हो, चाहे कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, ये बहुत जरूरी समझा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन इसमें जो टॉपिक आता है इसको हम जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट में बताया था कि हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं उसमें, और सैंपल हो गया, प्रोसीजर्स हो गए और उसके टूल और फिर उसकी फाइंडिंग्स। ये हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट का जो मेन एरिया होता है। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ ये होता है कि जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के दौरान, शोध के दौरान, हमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद कर रहे होते हैं, जिन जिनकी हमने मदद ली होती है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, कोई लाइब्रेरियन हों, कोई आपके कलीग्स हों, कोई आपके गाइड हों, गाइड के साथ अदर कोई टीचर्स हों, कोई अलग आपके प्रोफेसर्स हों, और इसके अलावा कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके सिबलिंग्स हों, जो भी आपके साथी हों, जिन्होंने भी आपको जिस भी स्तर में मदद की हो, चाहे वो जब आप कोई डाटा कलेक्ट करने जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ के प्रिंसिपल्स हों, वहाँ के स्टूडेंट्स हों, फील्ड स्टडी के दौरान आप जितनी भी जगह आप विजिट की, कई लैब्स में आप जाते हैं अपने डाटा को, अपने सैंपल को चेक करवाने, तो वहाँ पे जितने भी आपने इंस्टीट्यूट में विजिट किया होता है या जो भी जिनने भी आपकी चाहे और अनचाहे मदद की होती है, उनके बारे में हम उनको थैंक्स कहने का यहाँ पर हमारे पास एक मौका होता है। तो इसको एक्नॉलेजमेंट में हम लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इसमें जो हेडिंग आती है वो है कंटेंट, और कंटेंट से हमारा जो मेन काम होता है वो स्टार्ट होता है। इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, कई बार आप बचपन से बनाते आए होते हैं इसको। कंटेंट्स का मतलब होता है एक पूरी की पूरी लिस्ट
पूरे के पूरे जितने भी आपने काम किया उन कामों के हर पेज में क्या लिखा है इसकी एक सूची आपने स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। इसमें पेज नंबर वाइज और आपने क्या क्या उसमें मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। इसी में आता है नेक्स्ट वन, हेलो सर सुनाई दे रहा है सर? जी ठीक है, मैं जारी रखूं? जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक। नेक्स्ट वन इसमें आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की सारणियां, इसको हम टेबल्स कहते हैं, उन टेबल के फॉर्म में हमारे पास कई चैप्टर्स में टेबल्स होती हैं। उन टेबल्स को आपने एक समरी के रूप में, यानी किस पेज में कौन सी टेबल है, उस टेबल का नाम और उस टेबल की डिटेल, हम उस पेज किस पेज में है करके इसको अब कंटेंट में ही इसको रखना पड़ता है। चाहे जितनी भी आपकी टेबल्स पूरे चैप्टर्स में बनी होंगी, पूरे थीसिस में बनी होंगी, सारी टेबल्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हुए लिखते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स और डायग्राम। हमारी पूरी थीसिस में या डिसर्टेशन में जितने भी फिगर्स आपने इसमें यूज किए हैं, जितने भी आपके डायग्राम यूज किए हैं, जितने भी आपने ग्राफ यूज किए हैं, इन सब की एक समरी, उसका नाम आपने उस जो भी डायग्राम दिया होगा उसको चैप्टर वाइज कुछ नाम दिया होता है, और वो नाम देने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा अभी कैसे उसको नाम देते हैं, और फिर उसको किस पेज में आपने लिखा था उसकी सारी डिटेल आपको कंटेंट के बाद ही इसमें देनी पड़ती है। इतना जब सारा काम हो जाता है, इसके बाद एक इसमें मेन जो पॉइंट आता है अगला जिसको हम कहते हैं वो है एब्रीवेशन। एब्रीवेशंस का मतलब होता है जो भी आपने थीसिस में काम किया होता है, कई बार हम क्या होता है कि कई वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे हम अपने थीसिस में सपोज दैट हमने कहीं पर यूजीसी लिख दिया, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो हमको एब्रीवेशंस में पहले ही ये शो करना पड़ता है कि हम जो भी एब्रीवेशंस यूज करेंगे, जैसे यूजीसी हमने यूज किया है तो इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। या सपोज दैट आपने कोई एनसीईआरटी वर्ड लिख दिया या एआईसीटी लिख दिया या यूकेपीएससी लिख दिया सपोज दैट, तो आपको बताना पड़ता है कि इस यूकेपीएससी की फुल फॉर्म क्या होगी, क्योंकि बार बार हम पूरे जब भी थीसिस में यूकेपीएससी लिखेंगे तो एक अननोन व्यक्ति जिसको कोई पता नहीं है आपकी रिसर्च से, तो वो इनको पढ़ के वो समझ जाए कि इनका मतलब यूकेपीएससी से ये रहा है। तो एब्रीवेशंस में आपको कई बार ये सब चीजें देनी होती हैं। ये एक बेस्ट तरीका है, मे बी आप नहीं भी देते हैं, कई थीसिस में आपने देखा होगा एब्रीवेशंस नहीं भी मिलते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि एब्रीवेशंस उसमें हो। जैसे सपोज दैट आपने AIU लिख दिया कहीं पर अपने रिसर्च में, तो हमें नहीं पता कि आपने AIU का मतलब क्या है या किसी और को नहीं पता, तो सपोज दैट उसका मीनिंग है माना एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो अब आप जब भी आप AIU लिखेंगे तो जो भी व्यक्ति आपकी थीसिस को पढ़ रहे होंगे वो ये समझ जाएंगे कि इन्होंने एब्रीवेशंस में इस AIU को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। यहाँ तक मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। इतना जब हम सब कर लेते हैं, अब हमारा काम होता है मेनली चैप्टर राइटिंग्स का। और हर रिसर्च, हर यूनिवर्सिटीज में एक लगभग एक सेम ही पैटर्न है। हो सकता है कहीं पर कुछ चैप्टर्स की संख्या बढ़ जाती हो या घट जाती हो, कई बार ऐसा भी होता है कि रिसर्च बहुत लंबी हो रही होती है तो चैप्टर्स का थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है या कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। मेनली जो हमारे मैक्सिमम रिसर्च हैं, चाहे सोशल साइंसेज में हो, चाहे फिजिकल साइंसेज में हो, या और भी जितनी भी रिसर्च होती हैं, सामान्यतया हम 5 चैप्टर्स में इसको काम कर रहे होते हैं। इन 5 चैप्टर्स में चैप्टर 1 अभी क्या क्या आएगा मैं इसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। एक चैप्टर 2 होता है इसमें, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये सामान्यतया एक पैटर्न है, जरूरी नहीं कि यही पैटर्न अपनाया जाता हो, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसी को फॉलो कर रही होती हैं। तो चैप्टर 5 तक है, हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज अभी डिस्कशन करेंगे आगे। चैप्टर 5 के बाद इसमें जो एक लास्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी सारी रिसर्च का। आप में से जानते होंगे रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी में अंतर।
क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि रेफरेंस क्या किसे कहते हैं? हेलो, यस सर। मैं अपने रिसर्चर से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप में से कोई रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में अंतर बता पाएंगे? हाँ हाँ बच्ची बताओ। सर बिब्लियोग्राफी में हर वो चीज होती है जो भले ही आपने साइट की हो या ना की हो, लेकिन बिल्कुल ठीक, रेफरेंस में सिर्फ वो इंक्लूड होता है जो कि साइट किया गया हो। बिल्कुल ठीक, बहुत सही बताया आपने। तो ये जो हमारा रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी का जो पॉइंट होता है, चैप्टर होता है, ये लास्ट में हम इसको लिखते हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि रेफरेंसेस में हम केवल वो यूज करते हैं जो हमने अपनी रिसर्च के दौरान साइट किए हैं। यानी आपने उसको पढ़ा तो है, लेकिन अगर साइट नहीं किया है तो उसको हम बिब्लियोग्राफी में लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने रिसर्च के दौरान जितनी भी बुक्स, जितने भी सोर्सेज से आपने नॉलेज गेन किया है, जितने से भी आप गो थ्रू हुए हैं, उन सब की डिटेल आप यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन रेफरेंसेस में केवल वही चीजें लिखी जाती हैं जिनको आपने अपनी थीसिस में कोट किया हुआ है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने रिसर्च के दौरान, जो आपके टूल थे, जो आपने टूल के दौरान या आपने कहीं विजिट की, उस विजिट के दौरान आपने कोई सैंपल लिया, उस सैंपल के फोटोग्राफ आपने लिए थे इसमें, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी जो भी आपकी रिसर्च के दौरान जितने भी इंटायर चैप्टर्स में आपका कोई डाटा नहीं आ पाया है, तो उसको हम अपेंडिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने बताया जैसे डाटा कलेक्शन के दौरान कोई फोटोग्राफ आप ले सकते हैं इसमें। कोई आपने टूल यूज किया है, उस टूल की। हेलो सर, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, हेलो, मैं अपेंडिक्स वाले को दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ, शायद सुना नहीं होगा जी। हेलो, अब आ रही में? हाँ हाँ आ रही है जी। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि अपेंडिक्स में वो सारी चीज हम इंक्लूड करते हैं जो हम विभिन्न चैप्टर्स जो हमारे पास थे उन चैप्टर्स में यूज नहीं कर पाए थे। जैसे आप कोई अपना डाटा कलेक्शन करने गए, कोई आपने फोटोग्राफ वहां पर लिए, तो उन फोटोग्राफ को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई आपने टूल यूज किया है डाटा कलेक्ट करते वक्त, उस टूल की फोटोकॉपी या उस टूल का आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई अथॉरिटी लेटर, आपने डाटा कलेक्शन करने के लिए कोई परमिशन लेटर बनाया और उस परमिशन के थ्रू आपने आप डाटा कलेक्ट किया है, उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। आपके परमिशन लेटर जो आपने डाटा कलेक्शन करने के लिए जिस विद्यालय में आपको गए थे या जिस सोसाइटी में आप गए, जिस लैब में गए, उन्होंने अगर आपको परमिशन ग्रांट की है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आप रिसर्च के दौरान अपने पेपर पब्लिकेशंस करते हैं, उन पेपर पब्लिकेशन की भी डिटेल इसमें दे सकते हैं। तो अपेंडिक्स का मतलब वो होता है कि जो भी हमने अपनी इंटायर रिसर्च में जो सारी चीजें की, उनको यहाँ पर आप जो छूट गया और चैप्टर्स में, उनको यहाँ पर हम स्थान दे सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और चैप्टर 5 तक हम इसको डिस्कशन करते रहेंगे। चैप्टर 1 जो होता है वो सभी जगह, कई लोग इसको इंट्रोडक्शन का नाम देते हैं और कई लोग इसको देते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो किसी भी रिसर्च में, चाहे आप डिसर्टेशन करें चाहे थीसिस बनाएं, तो चैप्टर 1 बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें लिख पाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एक चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें किसी भी चैप्टर को लिखते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने चैप्टर 1 लिखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो लिखा है 1.1.0। तो हर किसी चैप्टर में जिस भी हम चैप्टर की डिस्कशन करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड अगर मुझे चैप्टर 2 में काम करना है तो चैप्टर 2 की जो हेडिंग होगी वो 2.1.0 से स्टार्ट होगी। शायद आपने पहले भी इसको कभी यूज किया होगा,
और अगर नहीं यूज किया है तो अब आप जब भी रिसर्च करेंगे आगे को काम, तो इसका ध्यान रखिएगा। चैप्टर्स को लिखते समय हमें एक इस नियम का एक ध्यान रखना पड़ता है। इससे पता चल जाता है कि आपका चैप्टर में कौन सी हेडिंग है, कौन सी चैप्टर की सब हेडिंग है। इसके हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो होता है उसका नाम वैसे तो इंट्रोडक्शन और या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं। जब भी आप किसी भी चैप्टर को लिखेंगे तो उस चैप्टर को सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ती है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप सामान्य जानकारी उस चैप्टर के बारे में, कि हम उस चैप्टर को कैसे, उस चैप्टर में क्या क्या चीजें आएंगी, और ये हम सब चीजें इसमें लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1.1.0 का मतलब, माना सपोज दैट मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, तो ऐसे ही अगर इंट्रोडक्शन का कोई सब हेडिंग है, अगर इंट्रोडक्शन हेडिंग है, अगर इसकी कोई सब हेडिंग है तो मैं उसको लिखूंगा 1.1.1। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर मुझे कोई नया पॉइंट लिखना, नई कोई हेडिंग लिखनी है, तो मैं उसको लिखूंगा 1.2.0। तो इस तरह से इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यानी हेडिंग्स के लिए, और उसी की सब हेडिंग है तो उसके लिए बुलेट जो हम पॉइंट लिखे हुए हैं इसका ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो ये माना जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये बहुत दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। चाहे आप हम बचपन में निबंध लिख रहे होते थे, चाहे हम कोई भी टॉपिक लिख रहे होते हैं, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये हमेशा ध्यान रखने चाहिए। इंट्रोडक्शन में उस विषय से संबंधित आपकी भूमिका आप बनाने का प्रयास करते हैं, उसका बैकग्राउंड से आप उसको कुछ लेकर आने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या से पहले क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, तो इनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जब हम भी एक एग्जाम्पल देखेंगे थीसिस का तो आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा क्लियर इसमें आएगा। जैसे मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग थी। इसके अलावा दूसरी जब हम इसमें पॉइंट लिखते हैं तो 1.2.0, इसको हम मेनली कहीं कहीं पर इसको लिखा जाता है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, और कहीं कहीं लिखा जाता है इसको इमरजेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दोनों का मीनिंग एक ही है। इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, मेनली हमारी समस्या की क्या आवश्यकताएं हैं और उसकी वर्तमान में क्या जरूरतें हैं, और ये समस्या उत्पन्न कैसे हो रही है, इन सब के बारे में इसमें बात कर रहे होते हैं। हम सिग्निफिकेंस में ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हम यही रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी रिसर्च पहले भी हुई है या हम ही इसको काम करने का प्रयास किया है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी टॉपिक पे काम करें कि वो समस्या या वो जो रिसर्च है वो पहले नहीं भी होनी चाहिए। अगर पहले वो रिसर्च हुई होगी तो आपका एक बहुत जो पीएचडी के दौरान का लंबा टाइम पीरियड होता है वो वेस्ट भी हो सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो, जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो अपने टॉपिक को एक बार बहुत ज़्यादा, जो आजकल गूगल के डिफरेंट ऐप्स हैं, गूगल में जाकर आप उसको चेक कर लीजिए कि कहाँ पर हमारी रिसर्च ऐसी कहीं हुई तो नहीं है। पता लगा आपने उसको रिपीटेशन कर दिया और फिर बाद में आपको बहुत टाइम बाद पता चला कि ये काम तो पहले से हो चुका है। तो सिग्निफिकेंस और जस्टिफाई में आप अपने रिसर्च को ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसी रिसर्च पहले कभी नहीं हुई है, और आपको ये भी बताना पड़ता है कि इस रिसर्च की वर्तमान में आवश्यकता क्या है। आप उस समस्या को वर्तमान के साथ जोड़ रहे होते हैं। तो इस वाले जो भी हम इसमें लिख रहे हैं उसको हम इस टॉपिक पे लिखते हैं नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में। ये हमारा थीसिस का चैप्टर भी होते हैं, और आपको जब आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो वहां पर भी आपको ये चीजें देनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इसमें जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट 1.3.0, ये आता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपने भूमिका बना ली अपने टॉपिक की कि क्या क्या समस्याएं थी, कैसा था, फिर आप इसमें नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी का काम भी आपने बता दिया। अब आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपने उस प्रॉब्लम का जो एक हेडिंग जिसको आप कहते हैं मेन हेडिंग, वो आपको यहाँ पर बतानी पड़ती है। यानी आपको जो रिसर्च का टॉपिक जिसको आप कहते हैं बार बार, वो रिसर्च का टॉपिक आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में देना पड़ता है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम दे देंगे तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। अलग अलग रिसर्चर्स के पास अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। आपने पढ़े होंगे वेरिएबल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें मैं नहीं जानने की कोशिश करूंगा। तो हम नेक्स्ट वन जो इसमें काम करते हैं वो होता है इसमें ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड इन द स्टडी। ये बहुत मेन होता है। होता क्या है कि हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में अपनी समस्या बता दी। अब जो भी हमारी स्टडी में डिफरेंट टर्म होंगे
उन टर्म्स का मतलब एक रिसर्चर के लिए क्या होगा, क्योंकि हो सकता है जो आपने टर्म लिखे हों उस टर्म का एक जनरल मीनिंग हो और जो बाहर आउटर साइडर जो लोग हैं, जो एक आम जनता है, उसके लिए उसका मतलब अलग हो। तो आपको ये बताना पड़ता है कि हमारे लिए रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में जो भी हमने वेरिएबल यूज किए, जो भी हमने समस्या रखी है, उसका मीनिंग क्या है, ये आपको पहले ही डिफाइन कर देना पड़ेगा। अगर आपने पहले डिफाइन नहीं किया है तो ये एक सही तरीका नहीं माना जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज दैट कोई आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में एक वर्ड आ रहा है हाई स्कूल स्टूडेंट्स, सपोज दैट। तो हाई स्कूल स्टूडेंट से मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई जो अननोन व्यक्ति होगा, उन्हें कोई पता नहीं होगा कि ये हाई स्कूल स्टूडेंट का मतलब क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाई स्कूल स्टूडेंट का मतलब आपकी रिसर्च में क्या है। सपोज दैट आपने क्लास 10th के बच्चों से ही डाटा कलेक्ट करना है, या क्लास 10th के बच्चे ही आपके सैंपल के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आप ऑपरेशनल डेफिनेशन में लिख देंगे क्लास 10th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स कहेंगे। हो सकता है किसी बोर्ड में अलग अलग हो, 2-3 प्रकार के बोर्ड आपके पास हो, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि हम इस बोर्ड से हमारा मतलब है। अगर सपोज दैट 9th क्लास के बच्चे भी क्योंकि हाई स्कूल में काउंट होते हैं, तो हम ये बताएंगे कि नहीं, 9th से हम डाटा नहीं लेंगे, केवल 10th के बच्चे ही हमारे हाई स्कूल स्टूडेंट से समझ, यहाँ पर उनका मीनिंग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स में आपने उसको आगे लिख दिया है रिसर्च हेडिंग्स में, उसको आप 1 by 1 यहाँ पर ऑपरेशनल डेफिनेशन के रूप में बताएंगे जो भी आपने टर्म यूज किया है। नेक्स्ट वन इसमें जो आता है, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण, इसको हम कह सकते हैं आपकी रिसर्च का उद्देश्य, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। हमारी जो मेनली रिसर्च होती है, जिस रिसर्च के हम कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए चलते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने यहाँ पर लिखना पड़ता है। उद्देश्य क्या होंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। इसके बाद जो अगली हेडिंग होती है वो होती है रिसर्च हाइपोथेसिस की। ये सब चैप्टर 1 में ही इंक्लूड करेंगे आप। रिसर्च हाइपोथेसिस का मीनिंग ये होता है कि जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कुछ हाइपोथेसिस बना के आप चलते हैं। वो हाइपोथेसिस कई बार रिजेक्ट होती है, कई बार एक्सेप्ट होती है। ये आपने सब रिसर्च के दौरान क्लासेज में स्टडी किया होगा। तो रिसर्च हाइपोथेसिस में आपको प्रत्येक जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इसका निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि फिर ये आपके डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे भी। नल हाइपोथेसिस होगी या अल्टरनेटिव होंगी या कौन सी होंगी। कई बार रिसर्च क्वेश्चंस भी होते हैं हाइपोथेसिस के फॉर्म में। हम जरूरी नहीं है कि नल हाइपोथेसिस यूज करें, कई बार हमारे सामने रिसर्च क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब कुछ जो भी आएगा वो इसी रिसर्च हाइपोथेसिस के टॉपिक में यहाँ पर आएगा। तो रिसर्च हाइपोथेसिस में आप समझ रहे होंगे, जितनी भी आपकी ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपने हाइपोथेसिस का क्रिएशन किया, और हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, वो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम्स पे। आपके जो भी आपने टॉपिक चूज किया है, उस आधार पे हम उसको बांट लेते हैं। इसके बाद जो इसमें मेन पॉइंट आता है, जिसको हम लगभग चैप्टर 1 का फाइनल पॉइंट भी के मान के चलते हैं, वो आता है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। देखिए, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी का मतलब ये है कि हम अपनी स्टडी को एक फिक्स्ड बाउंड्री में लेकर चल रहे हैं। हम ये बता देते हैं कि हमारी रिसर्च हम कहाँ तक करेंगे, क्या क्या हमारे, जैसे सपोज दैट आपने डाटा कहाँ से लेना है, किस ग्रुप से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, या कितना आप किस शहर से करेंगे, किस जिले से करेंगे। सोशल साइंसेज में हमारे पास फील्ड विजिट भी होती हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, आप स्कूल में जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आपको किस सैंपल से ही डाटा आपको लेना है, डाटा कितने स्कूल से या कितनी सोसाइटी से आप कलेक्ट करेंगे, ये सब चीजें हमारी बातें आएंगी। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित है, या पर्टिकुलर शहर तक सीमित है, या पर्टिकुलर जहां तक आपने सर्वे किया या जो भी आपको लगा है। मेनली हम इसको क्लियर पहले ही कर देंगे कि हमारी बाउंड्रीज ही ये है, हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी का मतलब हम एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं अपने रिसर्च में। इस बाउंड्री के बियॉन्ड अगर
हमें नहीं जाना है, ये हम पहले ही निर्धारित कर रहे होते हैं। इसके बाद जो इसमें अब जो हमारा 1.7.0 तक का, तो ये तो अमूमन सभी जगह लागू होता है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज में फॉलो किया जाता हो, ये कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में फॉलो किया जाता है और कहीं कहीं नहीं किया जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, अभी हम इसको चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। ये मैथोलॉजी ऑफ द स्टडी और इसके अलावा जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट एक शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, जो कि हमारा जो चैप्टर 3 होता है, जिसमें हम रिसर्च मैथोलॉजी का जो चैप्टर कहते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें यहाँ पर चैप्टर 1 में एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दी जाती है, ताकि जो एक रिसर्चर, जो बाहर से अननोन व्यक्ति जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहा हो, उसको ये पता चल जाए कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ये फॉलो होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे सपोज दैट हमारी यूनिवर्सिटीज में अभी ये फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ आसपास, तो इस तरह का काम आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। तो मैंने कोशिश की थी ये जो मैथोलॉजी ऑफ द स्टडी एंड वेरिएबल, इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट वेरिएबल इन द स्टडी, नेक्स्ट वन मेथड ऑफ द स्टडी, डिजाइन ऑफ द स्टडी, सैंपल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में भी अलग अलग प्रकार की टेक्निक होती हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपने यूज की है तो उसके बारे में, इन्फेरेंशियल की है तो वो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने किया है तो वो सब कुछ। इसके अलावा इसमें टूल यूज्ड, जो आपने टूल अपना रिसर्च के दौरान यूज किया है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज में ये फॉलो किया जाए, बट इन सब की जो डिटेल जो जानकारी होती है वो चैप्टर 3 में लिखी जाती है। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर 1 का हमने कई चीजें इसमें देख ली हैं। तो अब इसमें जो आता है नेक्स्ट वन आता है चैप्टर 2 में, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब भी हम किसी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे होते हैं तो हमने अपनी रिसर्च से संबंधित कौन कौन से अन्य पहले की जो स्टडीज हुई हैं या उससे मिलते जुलते जो भी वेरिएबल्स हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी आपने स्टडी की होती हैं, उनको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। टॉपिक में उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो किसी भी चैप्टर को आप जब बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का, कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और क्या क्या नहीं होंगी। तो पहला पॉइंट 2.0.0 दैट इज इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर 2 के बारे में एक जानकारी कि क्या क्या चैप्टर 2 में आना है। नेक्स्ट वन इसमें हम लिखेंगे 2.1.0 में सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी आपने कौन कौन से सोर्सेज से रिसर्च जो आपने की या रिव्यू आपने जो कलेक्ट किया, वो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आपने रिव्यू कलेक्ट करने की कोशिश की है। वो डिफरेंट डाटाबेस हो सकते हैं, डिफरेंट जर्नल हो सकते हैं। आप उन्हें खाली ब्रीफ में आइडिया दे देंगे कि हमने यहाँ से इनको कलेक्ट करने की कोशिश की है। या आजकल बहुत अच्छा साधन है इनफ्लिबनेट में, आपको इनफ्लिबनेट ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है। यहाँ पर शोध गंगोत्री और उसके अलावा भी उसमें डिफरेंट जर्नल्स के भी लिंक दिए जाते हैं। तो हम वहाँ से बहुत ज़्यादा मैटर कलेक्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे अपना जो आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी ज़्यादा थीसिस हैं, इतना ज़्यादा रिसेंट वर्क आपके पास ऑनलाइन आजकल आपको अवेलेबल हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च के दौरान। नेक्स्ट वन इसमें पॉइंट आता है 2.2.0 दैट इज इम्पोर्टेंस, या इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यू एंड रिलेटेड लिटरेचर। हम क्यों रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, तो इसको हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। आपको इसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। इसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अगली हेडिंग, इसको कहते हैं स्टडीज रिलेटेड टू वेरिएबल 1। ये वेरिएबल 1 जो है ये हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे। आपके रिसर्च में अमूमन 2 या 3 वेरिएबल होते हैं। अलग अलग रिसर्चर की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसी आपकी टॉपिक प्रॉब्लम्स आपने सेलेक्ट की है अपने रिसर्च के दौरान, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं। उन वेरिएबल्स को आप स्टडी करते वक्त अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला सपोज दैट मैं वेरिएबल 1 के लिए स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो 2.3.0 में ध्यान रखिएगा स्टडी ऑफ रिलेटेड टू वेरिएबल 1 लिखा है,
अब जब मैं इसी वेरिएबल 1 की स्टडीज करूंगा तो मेरा पॉइंट कैसे लिखे जाएंगे देखिएगा, 2.3.1 मैंने लिखा है, यानी ये वेरिएबल 1 के ही रिगार्डिंग में हेडिंग की सब हेडिंग है। तो इसको हम लिखते हैं वेरिएबल 1 में स्टडीज रिलेटेड टू वेरिएबल 1 एट नेशनल लेवल, यानी जो हमारे इंडिया में इस वेरिएबल 1 को लेकर कितनी सारी स्टडीज हुई हैं, उन स्टडीज को आप इसमें कोशिश करते हैं कंपाइल करने की। इसमें जब भी आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं तो आपने कोई भी टॉपिक कहीं पर पढ़ा होता है, आप डिफरेंट जर्नल्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि पुरानी स्टडीज क्या हुई हैं। तो आप हेलो सर, आपकी स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, ये फोर्थ स्लाइड पे ही है। हाँ जी, जो स्लाइड्स है ना सर, चेंज नहीं हो रही है, हम लोग फोर्थ स्लाइड पे ही हमें दिखाई देगी, बस फोर्थ स्लाइड ही दिखाई दे रही है। अच्छा स्लाइड फर्स्ट में ही आ रहा है, ओके। हाँ सर। मैं भी कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो चैप्टर 2 तक का नहीं आया आपके पास अभी? नहीं सर, ये जस्ट अभी अभी दिख रहा है चैप्टर 2, फोर्थ स्लाइड से आगे गया ही नहीं है। ओके, तो चलिए इसको दोबारा आपको फिर बता दूंगा। तो जैसे मैं चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है मैं दिखाऊँ आपको, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे ऑनलाइन मीडियम की, अब आपने पहले नहीं बताया। तो चैप्टर 2 में जब हम बात कर रहे थे तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसमें तो मैंने आपको बताया था, इसकी हेडिंग थी। तो इसके जब हम यहाँ पर 2.3.0 में मैं बात कर रहा था, स्टडीज रिलेटेड टू वेरिएबल 1, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट में आपने जो लिखा है अपने रिसर्च के कि हमारी ये समस्या की जो हेडिंग आपने लिख दी है, उससे रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स आपके पास होंगे, उन वेरिएबल्स की आप स्टडी यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो पहले आप लिखा वेरिएबल 1, कोई आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल 1 की स्टडी आपने नेशनल लेवल में आपने जब देखा इंडिया में कितनी उसके बारे में स्टडी की गई है, उससे मिलती जुलती अगर स्टडी दी है तो उनको भी हम इसमें कोड करते हैं। जब भी आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी भी आप रिव्यू करें तो सबसे पहले जो भी आपने रिव्यू में मैटर देखा है, आपका डिफरेंट सोर्सेज होते हैं देखने के, तो आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव उसका देखना है। उन्होंने जब रिसर्च की है तो किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रिसर्च की। दूसरा, उसमें उन्होंने कौन सी मेथोलॉजी यूज की है। मेथोलॉजी में बेसिकली सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे उन्होंने सैंपल क्या लिया, सैंपल के साथ साथ उन्होंने कौन से टूल्स यूज किए हैं और कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, और उनकी जो मेजर फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने रिजल्ट उनके जो आए हैं वो क्या थे। अगर आप ये 3-4 चीजें किसी भी रिसर्च में देख लेते हैं तो आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें रेफरेंस करना, उसको कोड करके उसका रेफरेंस जो साइटेशन प्रॉपर आपने उसको लिख दिया, तो फिर आप ऐसे ऐसे 1 बाय 1 आप बढ़ते जाएंगे। इसी में हमने वेरिएबल 1 की जब स्टडी नेशनल लेवल में कर ली है, तो हम इसके अलावा उसी वेरिएबल को, देखिए मैंने आपको 2.3.2 इसमें लिखा हुआ है, यानी 2.3.0 मेन हेडिंग थी, उसके बाद इसमें 2.3.2 उसी का सब पार्ट था। तो इसमें हमने क्या किया कि वेरिएबल 1 को लेकर इंटरनेशनल लेवल में जितनी सारी स्टडी हुई उनको भी हम इसमें कोड करने का प्रयास करते हैं। तो हमने इंटरनेशनल लेवल की स्टडी भी कर ली। ऐसे ही अगर आपका कोई दूसरा वेरिएबल है तो अब स्टडीज रिलेटेड टू वेरिएबल 2, यानी दूसरे जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की हम स्टडी यहाँ पर करते हैं। और उस वेरिएबल में भी आपको जो आपको नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में जो भी आपको डिस्कशन करना होगा, जो भी आपको रिसर्च की होंगी, जो भी आपने उसमें रिव्यू देखा होगा, उसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। इन सब के बाद ऐसे ही वेरिएबल 3 अगर आपके पास होगा तो आप उसकी भी आप स्टडीज में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट होगा इस चैप्टर 2 को कंक्लूड करने का, वो होगा ओवरव्यू ऑफ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। यानी आपने बहुत सारी स्टडी पढ़ी, उन स्टडीज में आपको जीस्ट उनका लिखना पड़ेगा, यानी जो आपने रिव्यू में देखा उस रिव्यू का एक समरी टाइप का उसको आप यहाँ पर लिखेंगे कि इन्होंने इसमें ये देखा, इन्होंने इसमें ये देखा। जो भी अलग अलग रिसर्चर आपको मिलेंगे उनके बारे में इसमें आप एक ओवरव्यू दे देंगे कि हमने ये रिसर्च पढ़ी और इसमें ये फाइंडिंग्स और ये सपोर्ट किया या रिजेक्ट किया, जो भी इन्होंने किया है
इसको आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो चैप्टर 2 यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वन इसमें आता है चैप्टर 3। नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो होता है चैप्टर 3, जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पूरी रिसर्च इसी पर टिकी होती है हमारी, जिसको कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। होप आपको अब स्क्रीन में दिख रहा होगा चैप्टर 3। यस सर। ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी का जो चैप्टर होता है चैप्टर 3 होता है, जिसमें जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, हर आप चैप्टर में एज इट इज लिखेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन का मतलब वही कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजों के बारे में हमने इसमें नोट किया हुआ है। इसमें नेक्स्ट वन पॉइंट आता है मेथड ऑफ रिसर्च। आपने रिसर्च के दौरान कौन कौन से मेथड यूज किए हैं, डिफरेंट टाइप के आपको सर्वे के मेथड हैं या जो भी आपने मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये सब आप उसमें बताना पड़ता है कि हम किस मेथड को यूज कर रहे हैं, हम रिसर्च के दौरान इस मेथड की वजह से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इसमें रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन आपको बतानी पड़ती है कि आप रिसर्च के दौरान आपने कौन कौन से डिजाइन यूज किए हैं। बहुत टाइप के डिजाइन आपने पढ़े होंगे आपकी जब थियोरेटिकल क्लासें चल रही होंगी, तो उन रिसर्च डिजाइन को आप यहाँ पर बताते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं रिसर्च डिजाइन, बट हमारी जो सर्वे मेथड हैं या फिर जो नॉर्मल हिस्टोरिकल रिसर्चेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर रिसर्च डिजाइन भी इसको दे रहे होते हैं। इसमें नेक्स्ट वन पॉइंट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सैंपल एंड सैम्पलिंग। जितनी भी सोशल साइंसेस की रिसर्च होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, सोशलॉजी में हो, साइकोलॉजी में हो या एजुकेशन में हो, इनमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है सैंपल। सैंपल का मतलब होता है कि जिससे आपको डाटा कलेक्ट करना है, और सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आपने किन किन मेथड से वो डाटा कलेक्ट किया, कौन सी मेथड आप यूज करते हैं। आपने सैम्पलिंग की मेथड्स पढ़ी होंगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनके बारे में इसमें डिटेल आपको बताना पड़ता है। फिर इसमें अगला है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। आपने क्या किया, कैसे आपने इसको काम किया अपनी रिसर्च में, तो इसके बारे में हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 3.5.0 में नेक्स्ट वन है टूल्स यूज्ड इन द स्टडी। हम अपनी स्टडी के दौरान कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं। देखिए, सोशल साइंसेज में तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें टूल बनाने भी पड़ते हैं कई बार, और कई बार हमारे पास बने बुने टूल भी होते हैं। जब हम इनिशियल स्टेज में रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम बना हुआ टूल ही यूज करते हैं। बाद में धीरे धीरे हम टूल खुद भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सोशल साइंसेज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को लेके ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर टूल आपको कई बार खुद भी बनाने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही अदर साइंसेज में भी है। अगर टूल्स आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनाना है, या जो भी आपके पास डाटा कंपाइल करने का मेथड है उसको आप यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो टूल 1 आपने यूज किया। सपोज दैट मेरा जो टूल है वो हमें कंस्ट्रक्शन करना है या टूल बनाना है, टूल हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि फिर इसका जो सब हेडिंग है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल 1। आपने उस टूल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया, क्या क्या प्रोसीजर है, आपने पढ़ा भी होगा। किसी भी टूल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए पूरी उसमें एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम टूल यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें है, जब आप टूल यूज कर रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल 1 हो गया। उसके बाद इसका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट आप बनाते हैं, और ड्राफ्ट बनाने के बाद आप इसमें फिर अगला काम इसमें होता है हमारा, उसका आप क्वेश्चन डिफरेंट बनाते हैं। फिर उसको बहुत सारी प्रोसीजर है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये टूल कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर था वो आपने शायद पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो उसको कोशिश करिएगा कि पढ़ें। कभी आपको टूल अगर यूज करना पड़ेगा तो इसमें मॉडिफिकेशन भी होता है क्वेश्चंस का। आपने पहले बनाते हैं, फिर उसमें कुछ एक्सपर्ट्स को दिखा के या फिर कुछ बच्चों पे आप उसको यूज करा के उसका मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी वैलिडिटी निकालते हैं। नेक्स्ट वन उसमें एक स्मॉल सैंपल में आप उसका ट्राई आउट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें रिलायबिलिटी निकाली जाती है टूल्स की, और फिर हम एक फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं जिससे हम
डाटा कलेक्शन करने जाएंगे। ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट सभी के लिए नहीं है, क्योंकि मेनली सोशल साइंसेज में ये ज़्यादा यूज किया जाएगा, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। सपोज दैट आपके पास टूल 2 है, एक टूल तो हमने ऐसा बताया कि जिसमें आपको टूल कंस्ट्रक्शन करना है, एक दूसरा टूल जो आपके पास ऑलरेडी वो रेडीमेड है, यानी बना हुआ टूल है। टूल का मतलब होता है कि आप जिससे भी डाटा कलेक्ट करने जाएंगे, जो भी आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट आप उसको कह सकते हैं, या एक साधन कह सकते हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्कोरिंग ऑफ द टूल, आपने टूल के बारे में पहले टूल का बता दिया, टूल क्या है, फिर आप उसमें क्योंकि टूल को स्कोरिंग कैसे करेंगे उसमें, क्योंकि टूल में अगर आप स्कोरिंग का पता नहीं बताएंगे तो किसी ऑब्जेक्टिविटी आपकी रिसर्च में नहीं आ पाएगी। तो उसमें टूल को, किसी भी टूल में लिखा होता है कि उसमें आपको स्कोर कैसे करना है। फिर उसकी वैलिडिटी, अगर टूल पहले से बना हुआ है तो उसकी वैलिडिटी भी उसमें लिखी जाती है, और रिलायबिलिटी भी उसमें लिखी जाएगी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, रिसर्च में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके अलावा फिर हम इसमें लिखते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड, यानी हमने अपने रिसर्च के दौरान कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के माध्यम से डाटा को कलेक्ट किया है, और हमने उस डाटा को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज में की, चाहे आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, चाहे आपने कोई टेस्ट इसमें यूज किया हो। मेनली टी टेस्ट भी हम यूज करते हैं, कई बार एफ टेस्ट यूज करते हैं, कई बार और सारे भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं सोशल साइंसेज में, इस तरह के टेस्ट भी किए जाते हैं। कई बार आप फिजिकल साइंस में जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह है, या आपने कोई आपके पास मशीनरीज के माध्यम से आप अपने सैंपल को चेक कर रहे होते हैं, तो ये सब चीजें जो भी आपने इसमें टेक्निक यूज की है यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। और इसमें फाइनल पॉइंट आता है ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर का मतलब कि आपने क्या क्या इसमें काम किया, इस पूरे जो थर्ड चैप्टर आपने जो काम किया था उसका एक ब्रीफ समरी टाइप की आप इसमें लिख देते हैं। नेक्स्ट वन इसमें जो आता है वो आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो होता है, अभी तक हमने जितना भी काम किया, हमने अभी पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन वगैरह ले लिया था, ऑब्जेक्टिव लिख लिए थे, हाइपोथेसिस लिख ली थी। फिर चैप्टर 2 में हमने रिव्यूज कर लिए थे काफी ज्यादा। चैप्टर 3 में हमने ये बताने की कोशिश की थी कि हमने कौन से टूल्स के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया, और कौन कौन से टूल हमने अपने इसमें यूज किए, और क्या हमारा कौन सी हमने टेक्निक यूज की है जिससे हमने डाटा को एनालाइज किया है। अब इसमें आता है कि जब हमने टूल यूज कर लिया, हमारा टूल भी हो गया है, अब हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो वो चैप्टर होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस का मतलब आपने जो भी आपने काम किया, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा का क्या आपने एनालाइज करके क्या आपके पास फाइंडिंग्स आई, उसको आपने यहाँ पर शो करना होता है। उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहला मैंने आपको बताया था, जैसे हर चैप्टर में आ रहा है इंट्रोडक्शन पॉइंट, इंट्रोडक्शन में आप वही बता देते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या लिखेंगे। फिर आपका इसमें आता है जो नेक्स्ट हेडिंग है 4.1.0 प्रीरिक्विजिट ऑफ डाटा एनालिसिस, यानी हमारी जो डाटा एनालिसिस की जो हमारी हमने क्या क्या इसके बारे में पढ़ना था, क्या क्या इसकी नीड्स थी। फिर हमारे पास जो मेन आता है इसमें वो आता है डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस हम जब भी करते हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए थे फर्स्ट चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया था। अब हम क्या करेंगे कि अपने उन जो हमने हाइपोथेसिस या जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, उस प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को उठाएंगे, यानी 1 बाय 1 हर ऑब्जेक्टिव या हर हाइपोथेसिस के डाटा को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अगर आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई है तो उस हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट करने के बाद जो भी उसका डिटेल यहाँ पर कंक्लूजन आएगा, उसको हम चैप्टर 4 में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा वाले चैप्टर में लिखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस वाइज आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। माना सपोज दैट आपकी रिसर्च में 80 हाइपोथेसिस बनी है या 80 ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, तो उस 80 हाइपोथेसिस को फुलफिल करने के लिए आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया होगा, उस डाटा के आधार पर रिजल्ट आपको शो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद फाइनली इसमें आता है ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, यानी ओवरव्यू आप इसमें वही बताएंगे आपने इसमें क्या क्या किया, एक ब्रीफ समरी। नेक्स्ट वन इसमें जो आता है, और वो
लास्ट चैप्टर हमने पहले भी आपको बताया था, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमारी रिसर्च का जो सारा कुछ जीस्ट होता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इस चैप्टर को मेनली समरी, फाइंडिंग्स, सजेशन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर इस चैप्टर में समरी और फाइंडिंग करके ही लिखा होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि यही एक जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चेंज भी होते रहते हैं, बट उद्देश्य जो हमारा जो उसका कंटेंट है वो लगभग सेम रहेगा। तो चैप्टर 5 में पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में वही सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट वन इसमें जो लिखते हैं, मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। जैसा मैंने आपको बताया था, हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमने, ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करने के लिए हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया, और हाइपोथेसिस को हमने चेक करने के लिए अभी इससे पहले जस्ट चैप्टर 4 में एनालिसिस किया है हाइपोथेसिस वाइज। यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रत्येक हाइपोथेसिस के आधार पे कुछ हमारे रिजल्ट्स आए हुए, उन रिजल्ट्स को यहाँ पर हम मेजर फाइंडिंग, यानी आपने क्या क्या प्राप्त किया अपने रिसर्च में, उसको यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। जब आपकी मेजर फाइंडिंग आ जाएंगी हाइपोथेसिस वाइज, तो उसके बाद उसका एक कंक्लूजन आप लिखते हैं, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, यानी आपने अपनी स्टडी में क्या क्या कंक्लूजन किया। नेक्स्ट वन इसमें आता है जिसको आप कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। देखिए, कई बार होता क्या है कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च करने के दौरान भी हमने खुद भी पहले डिलिमिटेशन बनाई थी, हमारी बाउंड्री फिक्स थी कि हम इतने में ही रिसर्च करेंगे। बावजूद उसके कई बार हमसे कई चीजें छूट जाती हैं, हमको लगता है कि यहाँ का हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए, ये समस्याएं हमारी अभी भी रह गई हैं, इनको हम फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, तो आप वहां पर इसमें लिमिटेशन ऑफ द स्टडी में उनको लिख देते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देखिए, कोई भी हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च करने का कुछ न कुछ सोसाइटियल या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जरूर होना चाहिए। हमारी रिसर्च कुछ न कुछ समाज में पॉजिटिव वे में अपना इफेक्ट डाले, अदरवाइज वो रिसर्च किसी काम की नहीं होती, ऐसा माना जाता है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब आपने जो आपकी जो रिसर्च में उसका शैक्षिक क्या क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या कहाँ वो समाज में कुछ फायदा दे सकती है, तो ऐसा हम इसमें कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें जो फाइनल आता है इस पूरे चैप्टर 5 का जो लास्ट पॉइंट है वो आता है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। यानी आपने इतनी सारी रिसर्च की, कई चीजें आपसे छूट गई जो हमने लिमिटेशन में भी लिख दी हैं। अब आपको कुछ सजेशन जो आने वाले रिसर्चर हैं जो आपके टॉपिक में रिसर्च करेंगे, आपको देखते हुए जो आपके मिलते जुलते वेरिएबल्स में रिसर्च करेंगे, उनसे मिलते जुलते आपको ये बताना पड़ता है कि आप भविष्य में और किन किन फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं जहां पर मैं काम नहीं कर पाया। तो ये सब एक ब्रीफ डिस्कशन है पूरे चैप्टर्स 5 का। तो मेरे हिसाब से इतना ही आपके लिए है आज। और इसी के साथ मेरी बात, हाँ अब पूछते हैं, इसी के साथ मेरी तरफ से जो बताना था वो खत्म हो गया है। अब आपको कोई क्वेरीज हो, आपकी कोई सुझाव हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है? मैम क्वेरी नहीं है, आई थिंक सभी बच्चों को। हाँ सुषमा, हाँ बोलो बेटा। मैम रिक्वेस्ट है कि वो सर अगर जो स्लाइड्स हैं उनको ग्रुप में भेज दें, क्योंकि स्टार्टिंग की काफी मिस हुई। मैं आपको सेंड करवा दूंगा, डॉक्टर माया जोशी मैम के थ्रू आपको मिल जाएंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने समस्त शोधार्थियों की तरफ से आपका धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और आपने एक महत्वपूर्ण विषय लघु शोध का निर्माण किस प्रकार किया जाए से संदर्भित विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, और निश्चय ही हमारे शोधार्थियों को इससे लाभ मिला होगा, क्योंकि थर्ड पेपर में इनको एक डेजर्टेशन, जैसे आपको भी विदित होगा, प्रेजेंटेशन करने के लिए एक डेजर्टेशन निर्माण करना पड़ता है, ताकि विश्वविद्यालय का भी ये इसलिए इस पेपर को रखा गया है कि जब थीसिस का निर्माण करें तो जो गलतियां होती हैं थीसिस में वो बच्चे लघु शोध में सीख लें। बिल्कुल, कि किस तरीके से एक लघु शोध निर्माण करना चाहिए। तो आपने जो बारीकियां इनको बताई, निश्चय ही इनको डेजर्टेशन के निर्माण करने में सहायता मिलेगी। मैं पुनः आपका जो है हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शोधार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़े
धैर्यपूर्वक सुना। मे भी आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप उसके बाद भी मैम के थ्रू पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ठीक है मैम।